हाय एवरीवन। आज हम 6th क्लास में हिंदी में पाठ 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जफर मियाँ की लगन। इस पाठ को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और इसको जरूर आप लोग पढ़िए, क्योंकि मैं पाठ को नहीं पढ़ाऊंगा। पाठ तो आप खुद को ही पढ़ना है, क्योंकि वीडियो इससे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए मैं आपको इसमें वीडियो में आप रोक रोक कर पाठ को पढ़ भी सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों को फोटो सेंड कर दूंगा तो आप लोग वहां से भी पाठ को पढ़िए। देखिए, आप पाठ को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि पाठ किस बारे में है और क्या पाठ में हो रहा है। इस पाठ के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, तो हम लोग इस पाठ को, इसके शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, सही गलत, रिक्त स्थान, ये सारी चीजें इसकी करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है 2 और पाठ का नाम है जफर मियाँ की लगन। इसके शब्द और अर्थ हैं, ये आप लोग अपनी फेयर कॉपी में जरूर लिखिएगा। हजामत का अर्थ होता है दाढ़ी बनाना। ठीक है, बुरादा लकड़ी का बारीक चूरा, और चरम सीमा का होता है अंतिम सीमा। स्थिति का हालत, दशा, संभवतः, शायद। स्मृति याद, सरिता नदी। जीवन वेद, जीवन दर्शन की पुस्तक। ऋचा वेद मंत्र। श्रद्धा प्रेम तथा भक्ति का मिला जुला भाव। जागरण जागना। सर्वोत्तम सबसे अच्छा मापदंड, मापने का पैमाना। मुहावरा भी दिया हुआ है, फीका पड़ जाना, प्रभाव कम होना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पाठ बोध, प्रश्नों के उत्तर दे। तो मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएंगे जब आप पाठ पढ़ेंगे, लेकिन लिखित प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे। तो लिखित प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है क, मजदूर की हजामत बनते देखकर लेखक मन ही मन क्या सोच रहे थे और क्यों। देखिए, इसका आंसर आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। मजदूर की हजामत बनते देखकर लेखक मन ही मन क्या सोच रहे थे और क्यों। तो इसका आंसर मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। वीडियो को बीच में रोक कर आप लिख भी सकते हैं। मजदूर की हजामत बनते देख लेखक सोच रहे थे कि यह मजदूर शायद 5-7 दिन से नहाया नहीं, बालों में बुरादा और रेत भरी है। वह ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि उसकी गर्दन काली हो रही थी और मुंह पर भी धूल साफ दिखाई दे रही थी। तो ये हुआ हमारे प्रश्न क का उत्तर। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक ख। ख है, जफर मियाँ के क्या क्या गुण थे, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। हम लोग इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। जफर मियाँ एक दिलचस्प आदमी थे। वे बालों की कटाई को अपने ज्ञान और कला की चरम सीमा तक पहुंचाना चाहते हैं। वे यह भी नहीं सोचते थे कि मजदूर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इन बालों को ठीक ठाक रख सके। तो ये हुआ हमारा प्रश्न क्रमांक 2। ओके, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3। देखिए, इसमें लिखा है, राष्ट्र को किस प्रकार जीवन शक्ति प्राप्त होती है। राष्ट्र को इस प्रकार जीवन शक्ति प्राप्त होती है कि हर एक नागरिक अपने काम के लिए चाव हो, लगन हो, श्रम के प्रति श्रद्धा और ईमानदारी हो। आप चाहें तो इसको और भी बड़ा लिख सकते हैं। अपना काम अच्छे से करे, सारे नियमों को, संविधान का पालन करे, सारे नियमों को फॉलो करे। तो आप लोग हिंदी में लिखना चाहें तो इसको और भी, इस प्रश्न को और भी थोड़ा बड़ा कर लिख सकते हैं। जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि और कैसे इस प्रश्न को हम लोग बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके प्रश्न उत्तर। आइए अब हम लोग इस पाठ के लिखित प्रश्न उत्तर हम लोगों ने कर लिए हैं। अब प्रश्न क्रमांक घ। देखिए, घ बुक में ही आप लोगों को करवा देता हूं मैं। पाठ में ये क्रियाएं जिस क्रम में हुई है वही क्रम क्रियाओं के आगे लिखे। जैसे कैंची से काटना, बालों का मिलान करना, बालों को उभारना, उलझे बालों को सुलझाना, कंघे से नापना, कंघी करना। तो आप लोग इसको किस प्रकार से जमाएंगे, 1 3 2। ठीक है, इस प्रकार से इसको जमाएंगे। उलझे बालों को सुलझाना, फिर कंघी करना, कंघे से नापना, इस प्रकार से आप इसको जमा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है। आप लोग अपना दिमाग लगाइए और सोचिए, सब आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके सही विकल्प पर। सही का निशान लगाइए।
तो जफर मियाँ की विशेषता थी आलस्य, घृणा का भाव, भेदभाव या समानता का भाव। तो जफर मियाँ समानता का भाव रखते थे। ठीक है। राष्ट्र की जीवन शक्ति किसे कहा गया? श्रम के प्रति निष्ठा और ईमानदारी को कहा गया है। इस पाठ में कलेक्टर का अर्थ है महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसका भाषा ज्ञान। तो भाषा ज्ञान में देखिए प्रश्न क्रमांक 1, ये सभी आपको अपनी फेयर कॉपी में जरूर लिखना है। ओके। सो प्रश्न क्रमांक 1, वाक्य शुद्ध करके लिखे। नंबर क, तुम्हारी बातों में मुझे हंसी आ गई। तुम्हारी बातों से, में नहीं आएगा, यहाँ पर होगा से। तुम्हारी बातों से मुझे हंसी आ गई। तो इसका उत्तर क्या होगा? सही। आप लोग यहाँ से लगा लीजिएगा। 2 मजदूर बाहर इंतजार कर रहा था, ये गलत हो गया है। 2 मजदूर बाहर इंतजार कर रहे थे। ठीक है। मैं स्मृतियों की सरिता में उड़ने लगा। मैं स्मृतियों की सरिता में तैरने लगा। ठीक है। ये होगा यहाँ पर, या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, मैं स्मृतियों की सरिता या आकाश में उड़ने लगा। सरिता में नहीं उड़ते हैं हम लोग, सरिता यानी नदी होती है, आकाश में उड़ते हैं, तो इसलिए आकाश में उड़ने लगा। वह 5-7 दिन से नहीं नहाए। वह 5-7 दिन से नहीं नहाया। यहाँ पर क्या आएगा? नहीं नहाया। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 पर। अनुस्वार अम के स्थान पर पंचम वर्ण का प्रयोग जाने। देखिए शब्दों को 2 रूप में देखे और पढ़े। कंधा, तो आधा ना आ रहा है, यहाँ पर कंधा लिखा हुआ है, लेकिन क के ऊपर अम की बिंदी लगी हुई है। ठीक है। तो कंधा, ये न का। यहाँ पर इंतजार आप लोग देख रहे हैं, इंतजार में ई के ऊपर अम का प्रयोग हुआ। ये जो अनुस्वार हम लोग लेते हैं अम और अह, तो यहाँ पर अम का प्रयोग हुआ है। कंघा, तो कंघा में आप लोग कंघा ऐसे लिख सकते हैं। खम्बो, तो खम्बो को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। वंदना, वंदना में ब के ऊपर बिंदी लगा दीजिए, फिर आधा न नहीं लगाना है। सुंदरता, सुंदरता में आप लोग सु के ऊपर बिंदी लगा दीजिए, फिर आधा न आपको नहीं लिखना है। मापदंड, मापदंड में देखिए मापदंड, द के ऊपर अम का बिंदु लगी हुई है और यहाँ से अण को हटा दिया है, आधा अण को हटा दिया है, तो ये मापदंड हो गया। शब्दों के ये दोनों ही रूप सही है, ये दोनों ही रूप सही है। ठीक है। सुविधा की दृष्टि से आजकल पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कंघा में अनुस्वर अम के बाद घ है, जो कि क वर्ग का है, अतः यह पंचम वर्ण यह अरहित अर्थात हलंत रूप यह में लिखा गया है। इसे कंघा भी लिखा जा सकता है। देखिए आप लोग ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, कंघा भी लिखा जा सकता है। इसी तरह खम्बों में प वर्ग का अंतिम वर्ण और मापदंड में ट वर्ग का अंतिम व्यंजन हलंत रूप में है, पर इन्हें अनुस्वर के साथ से दर्शाया गया है। अब नीचे दिए गए शब्दों के दोनों रूप अपनी कॉपी में लिखे। संभव, इंजीनियर, घंटा, संधि, ढंग और मंत्र। आप लोगों को इनको इस प्रकार से लिखना है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग अच्छे से इसे करिएगा। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। दिए गए शब्दों में से जो शब्द एक परिवार का नहीं है उस पर गोला आपको लगाना है। जैसे श्रम लिखा है, परिश्रम, श्रमिक, श्रमदान, श्रवण। तो श्रवण यानी सुनना है, लेकिन ये परिश्रम, श्रमिक, श्रमदान ये सब एक ही परिवार के शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान, विज्ञापन, ज्ञानप्रद। तो विज्ञापन यहाँ पर अलग हो गया। जीव, जीवन, जीत, जीवनी और जीविका। तो यहाँ पर जीत अलग हो गया है। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखिए, देश, विदेश, देशज, दशहरा और स्वदेश। तो दशहरा अलग हो गया है। अब हम लोग व्याकरण को पढ़ेंगे, तो इसको भी आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4 को भी लिखना है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद समझे। इनके 4 उदाहरण पाठ से चुनकर लिखे। देखिए पाठ से चुनकर लिखना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज और विदेशज। देखिए तत्सम होता है, हम लोग इनको पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में बहुत से शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं और उन्हें जो का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे वेद, ऋचा, श्रम, मंत्र, जननी आदि इस प्रकार के शब्द तत्सम शब्द कहलाते, जो कि संस्कृत से आए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के कुछ शब्द हिंदी भाषा तक आते आते, अब हम तद्भव पढ़ रहे हैं,
संस्कृत के कुछ शब्द हिंदी भाषा तक आते आते कुछ बदल गए हैं, अर्थात उनके उच्चारण और लेखन में परिवर्तन आ गया है। जैसे दुग्ध तो हम लोग दूध ही बोलते हैं, हस्त हाथ बोलते हैं। शब्दों के इस प्रकार के बदले रूप तद्भव कहलाते। जैसे आप दुग्ध नहीं बोलते हैं, दूध बोल देते, हस्त नहीं और हाथ बोल देते, तो ये क्या है, तद्भव है। क्या हो गए, इनमें बदलाव आ गया है। भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो बोलियों और लोक भाषा के होते हैं। ऐसे शब्द देशज होते हैं, बोलियों और लोक भाषा के होते हैं, जिस क्षेत्र के में रहते हैं वहां के होते हैं। ऐसे शब्द देशज होते हैं, अर्थात देश में ही उत्पन्न। तो देशज से क्या याद रखना है, देश में ही उत्पन्न। जैसे झाड़ू, पगड़ी, लोटा, खाट, डंडा, ये सभी क्या है, देशज शब्द है। डोरी, ओके। अब आ जाते हम लोग विदेशज। इसी प्रकार अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि अन्य भाषाओं के शब्द भी हिंदी में आए हैं। सैलून और कटिंग अंग्रेजी शब्द है। सैलून और कटिंग क्या है, अंग्रेजी शब्द है। ऐसे शब्द विदेशी आगत शब्द कहलाते हैं, जो आए हैं। जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज आए हैं, अरबी लोग आए हैं, तो इस प्रकार बहुत सारे लोग भारत में आए हैं और भारत में उन्होंने कई सालों तक रहे भी हैं, तो उनकी भाषाओं के शब्द भी हिंदी में सम्मिलित हुए हैं। नीचे दिए गए रंगीन शब्द उर्दू से हिंदी में आए। जैसे दिलचस्प, रंगीन शब्द उर्दू से, ये उर्दू शब्द है दिलचस्प, तो यहाँ पर हिंदी होगा रोचक। इंतजार, प्रतीक्षा, इंतजार उर्दू शब्द है। मजदूर, मजदूर तो हमारा हिंदी शब्द है श्रमिक। और निगाह, निगाह है न दृष्टि, तो दिलचस्प, इंतजार, मजदूर और निगाह ये शब्द क्या है, उर्दू शब्द है। इस प्रकार शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर उनके चार भेद होते हैं। आपको याद रखना है, इस प्रकार शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर उनके चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है। अब हम अनुभव विस्तार में नहीं जाएंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पर लेखक परिचय जरूर लिखिएगा अपनी फेयर कॉपी में, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है और लेखक परिचय आते भी हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र का हम परिचय पढ़ रहे हैं, लेखक परिचय का। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश में 1906 में हुआ था। कहानियों के अलावा इन्होंने अनेक संस्मरण, लेख और निबंध भी लिखे हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे प्रमुख है। इनकी कहानियों के संदेश हृदय को छूने वाले होते हैं और जीवन को सही ढंग से जीने की प्रेरणा देते हैं। 1995 में इनका निधन हो गया। तो ये हुए लेखक परिचय हो गया। हम लोगों ने आज इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और अगले वीडियो में हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो कि सूरज चमके आधी रात पार्ट का नाम है। अभी आप लोगों को पार्ट 2 कंप्लीट करना है अच्छे से और अपनी फेयर कॉपी में जरूर लिखना है। पार्ट का नाम भी आप जरूर लिखिए। पार्ट 2 का नाम है जफर मियाँ की लगन, और पार्ट को जरूर पढ़िएगा। यदि आप पार्ट को नहीं पढ़ते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।